दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों जीके जीएस प्रैक्टिस का 8वां दिन है। जी हां दोस्तों, 8वां पार्ट है जहां पर जीके जीएस के बेजोड़ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों जो लोग इस चर्चा में शामिल नहीं होते हैं ना, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है, और जो शामिल होते हैं उनको तो बड़ा ही मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें एप्लीकेशन पर जाना तो एप्लीकेशन दोस्तों इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर क्या है कि आपको पर्टिकुलर इस वीडियो को भी देखने का ऑप्शन मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से, लेक्चर वाइज। आपको लेक्चर ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब कुछ सीक्वेंस में यहां पर दिया गया, तो आप सीक्वेंस वाइज चीजें पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, और भी जो चीजें आपको देखनी है वो भी देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस बैच के नाम से वहां पर एक फोल्डर मिल जाएगा जिसमें सारी चीजें मैं अपडेट कर रहा हूं। नीचे लिंक भी दिया गया, आप लिंक पर जाकर के आप अगर वेबसाइट से चाहें तो वहां से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप देखते हैं इस तरह की सीरीज। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए खास क्या है। एक बात और कहना चाहूंगा, YouTube पर मेरे द्वारा कुल 4 क्लास अभी दी जा रही है। जिन लोगों को टाइम का इशू रहता है कि सर मुझे नहीं पता कि आप कब कब पढ़ाते हैं, आज से नोट कर ले। ठीक है, सुबह के 5 बजे करंट अफेयर की क्लास अब मैं प्रोवाइड करता हूं आपको। अभी तक प्रीति मैम दे रही थी, ठीक है, लेकिन अब से उनका काम जो है मैं ले लिया हूं। ठीक है, तो करंट अफेयर की सुबह 5 बजे की क्लास पहली क्लास मेरी मिलेगी। दूसरी क्लास दोस्तों सुबह के 11 बजे मिलेगी। ये जीके जीएस वाली क्लास जो अभी आप देख रहे हैं, ये सुबह के 11 बजे। जैसे 11 बजा करे आप आंख मूंद करके बस स्टडी 91 पर चले आया करें। कभी नोटिफिकेशन का इंतजार मत किया करें। ठीक है, नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे तो करते रह जाएंगे, और केवल यूट्यूब के थ्रू भी आप मत जुड़िए। क्यों? अभी हाल फिलहाल में यूट्यूब ने हमारा लाइव जो परफॉर्मेंस हो रहा था उसको रोक दिया गया, बैन कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से। आप कहोगे सर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो बहुत सारे इस तरह के जब लोग आगे बढ़ते हैं ना, तमाम इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अपना काम करना छोड़ दे। मैं 2-3 दिन डिस्टर्ब था और आप लोग जो है व्याकुल हो गए, तो व्याकुल मत हुआ करिए। मैं कहीं जाता नहीं हूं, मैं कहां जाऊंगा यार आपको छोड़ करके। तो 11 बजे दोस्तों आप लोग अलर्ट रहा करिए। उसके बाद शाम को 5 बजे साइंस की एक सीरीज देता हूं, तो उसके लिए भी आप अलर्ट रहिए, या कम से कम आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि यूट्यूब का नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलता है तो एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको नोटिफिकेशन भेज देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि नितिन सर की क्लास कब आने वाली है। तो 5 बजे और रात को 11 बजे सिविल सर्विसेज परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 स्पेशल क्वेश्चन देता हूं जो आपका मूड खराब करते हैं रातों रात। ठीक है, तो सोने नहीं देंगे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वहां पर। ये 4 सीरीज अभी आपके साथ मैं कंटिन्यू रखूंगा, तो इसके साथ आप जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने है कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? जिहाद का प्रचार। ठीक है, अब मैं सोचता हूं दोस्तों क्वेश्चन में आपको पढ़ाऊं, ठीक है, थिंक विदाउट इंक कहते हैं ना, यानी बिना कलम कापी के सीधा बस खाली बोलना है, धुआंधार बोलते जाओ मस्त होकर के। ठीक है, लिख रहा 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? वैसे सर जिहाद का नारा मैंने सुना है, लेकिन मैंने सुना था कि बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। हाँ सही सुना था सर, मैंने यह भी सुना था जब खानवा का युद्ध लड़ा जा रहा था 1527 में। पेन उठाने पर मजबूर करता यह प्रश्न हमें। ठीक है, चलो उठा लेते हैं, कोई कसम थोड़े खाए हैं। तो 1527 में दोस्तों एक लड़ाई हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा, कौन कौन? राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। उस लड़ाई में जब राणा सांगा के सैनिक ना बाबर के सैनिकों को पटक पटक के मारने लगे, बाबर के सैनिक भाग खड़े हुए। उसके बाद बाबर ने वहां पर जिहाद का नारा दिया कि इन काफिरों को खिलाफ युद्ध करो, ये जिहाद का नारा दिया था। वो तो वहां का इशू था। यहां तो 1857 की क्रांति के समय पूछ रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया, कि मारो अंग्रेजों को और खदेड़ करके बाहर निकाल दो। तो यह नारा दिया था मौलवी अहमदुल्लाह ने। किसने दिया था? मौलवी अहमदुल्लाह ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठा करो इस क्लास में, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हैं। ज्यादा नहीं 25 क्वेश्चन देता हूं, लेकिन कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करते। 99% चांस है कि आपको हमेशा नए प्रश्न ही मिलेंगे। और अगर आप स्टडी 91 के साथ हैं तो कम से कम डेली 125 क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं, जिसमें मेरी 4 क्लास स्वयं की है, यानी 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो सिर्फ मैं आपको कराता हूं, और बाकी के क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग वाले सर आपको कराते हैं, तो उसको भी आप जरा याद रखेंगे। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह। ठीक है, इन्होंने जो नारा दिया था दोस्तों, इन्होंने नारा दिया ना, तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर इनाम भी रख दिया कि जिंदा या मुर्दा लेकर आओ, 50,000 रुपए का इनाम है मौलवी अहमदुल्लाह पर। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। कारण उन्होंने धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें बाहर खदेड़ दो। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे महक परी का उपनाम दिया गया? महक परी किसको कहा जाता था? लिखना, लक्ष्मीबाई को महक परी कहा जाता था? नहीं मेरे भाई, लक्ष्मीबाई को मनु कहा जाता था प्यार से, लक्ष्मीबाई को छबीली कहा जाता था प्यार से। महक परी ये मुस्लिम वाला नाम है, ये लक्ष्मीबाई का नाम नहीं। चलो एक ऑप्शन तो मैंने खत्म कर दिया। जीनत महल, जीनत महल को कहा जाता था क्या महक परी, या फिर हजरत महल को, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? क्या लगता है आपको? जरा आप दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए और उत्तर दीजिए। आराम आराम से पढ़ते हुए चलिए, कहीं भागना है क्या? कहीं भागना नहीं है ना, तो सोच समझ के उत्तर दीजिए। महक परी किसे कहा जाता था? तो याद रखें दोस्तों, बेगम हजरत महल को। किसको? इन्हीं को ना, बताइए। हाँ, बेगम हजरत को। बेगम हजरत महल को दोस्तों ये उपाधि उनके पुत्र बिजरिस कादिर के जन्म के बाद मिली थी, ठीक है, शुरुआत में नहीं। शुरुआत में इनको हजरत महल कहा जाता। वैसे अगर हम बात करें कि इनको महक परी क्यों कहा जाता था, तो शुरुआत में इनका नाम महक परी था क्यों? अच्छा, इनके बचपन का नाम था मोहम्मदी खातून, ठीक है, और ये पेशे से गणिका थी। गणिका माने समझते हैं ना, जो राज दरबार में नृत्य वगैरह करती हैं, ठीक है, तो शाही राज दरबार में नृत्य वगैरह करती थी, गणिका थी। करा जब इन्हें बेचा गया तब ये शाही हरम में एक खवासीन के तौर पर आ गई। शाही हरम क्या होता है? हरम दल बना हुआ करता था, राजा जब चाहे जिसके साथ वैसे उसके साथ सेक्स एक्टिविटीज कर सकता था। उस हरम दल में चली गई। बाद में इनको जो है अपडेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अपग्रेड, मतलब इनका प्रमोशन कर दिया गया और ये शाही हरम खाने में चली गई और वहां पर जो है इनके द्वारा जो है इनका नाम आया, ठीक है, बेगम हजरत महल। तो ये स्वाधीनता संग्राम से भी जुड़ी हुई थी और अपने पुत्र बिजरिस कादिर के जन्म के बाद इनको ये उपाधि मिली थी, बेगम की उपाधि। तो याद रखिएगा। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? बताइए। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, मुझे पता था आपके सामने जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हवा उड़ जाती है, हवा में उड़ जाते हैं आप, ठीक है, तो जल्दी से बताइए। शीलाधर मृदा विज्ञान आगरा में है, प्रयागराज में है, लखनऊ में या वाराणसी में? वाराणसी से एक प्रश्न आता है अक्सर करके, आपसे पूछता है सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो वाराणसी याद रखेगा। और आगरा में तो दोस्तों चमड़े की फैक्ट्री वगैरह है, तो चर्म अनुसंधान संस्थान वहां पर है। लखनऊ में विष है, ठीक है, और वनस्पति है, गन्ना है, ये सब है, ठीक है। प्रयागराज में क्या है दोस्तों? तो याद रखेगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है, याद रखेगा। यहां पर शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान है, ये प्रयागराज में अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। परेशान क्यों होते हैं? चलो आंसर देख लो, मिलान कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, मतलब 3 यहां पर सुमेलित है, कोई एक गलत है, गलत वाला आपको ढूंढना है। लिख रहा कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल कहां पर है? मगहर में। क्यों? क्योंकि कबीरदास से जुड़ा हुआ स्थान है बनारस में, ठीक है, तो ये तो सत्य हो जाएगा। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहां मिला था, मतलब उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? ये कुशीनगर में हुई थी, ये भी सत्य है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है जिसे देवा शरीफ का मेला कहते हैं, ये भी सत्य है, ठीक है। और चौथा दे रहा 88,000 ऋषियों की तपस्थली, ये संकिसा नहीं है दोस्तों, ये कौन सा स्थान है? जल्दी से बताइए। 88,000 मुनियों ने जहां तपस्या किया था, सीतापुर के पास में है। सीतापुर जानते हैं, लखनऊ से सीतापुर जानते होंगे, ठीक है, वहां पर एक जगह नैमिषारण्य, क्या नाम है? नैमिषारण्य, ठीक है, वहां पर है, ठीक है, नैमिषारण्य में याद रखिए 88,000 ऋषियों की तपस्थली है। तो ये चौथा वाला गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। समझ में आया? आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दे रहा है, वही चीजें बता दिया गया आपको। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, एक बार फिर से आप बताइए कौन सा नहीं है। परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न देते हैं, इसलिए मैं भी जानबूझ करके इस तरह के हंगामा वाले प्रश्न दे रहा हूं ताकि आप परेशान हो। देखिए कह रहा बिरजू महाराज, ये कत्थक से जुड़े हुए, ठीक है, और कत्थक उत्तर प्रदेश वाले स्थान पर होता है, ठीक है, खास करके, तो ये आपका सही है। कह रहा आल्हा, ये महोबा में ये एक वीर रस का गाना होता है और खास करके आपका जो महोबा वाला बेल्ट है आप कह सकते हैं बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, ठीक है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर आल्हा होता है, ठीक है, आल्हा, तो ये भी सही है। अमजद अली खां ये सरोद बजाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। विरहा जो कन्नौज दे रहा दोस्तों ये गलत है, विरहा पूर्वांचल में होता है। कहां पर होता है? पूर्वांचल में होता है, ठीक है, विरहा कजरी ये सब पूर्वांचल में होते हैं, कन्नौज इसका गलत हो जाएगा। कन्नौज को दोस्तों इत्र नगरी कहा जाता है, कन्नौज को क्या कहा जाता है? इत्र नगरी, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले इत्र यहीं बनाए गए थे, तो याद रखेगा बिरहा कजरी, बिरहा कन्नौज गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर
4, याद रहेगा ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला देखिए, करा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। मैं क्या करूं, मैं तो बधा हूं, परीक्षा से बधा हूं। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और आपको ऐसे ही प्रश्न पर हमारे साथ क्या करना है, चर्चा करना है। कागज उद्योग कहां का फेमस है, सीमेंट उद्योग कहां का फेमस है, लोहा एवं इस्पात उद्योग, खनिज तेल शोधनशाला, ये कहां कहां का फेमस है। यहां दे रहा अंबाला, भिलाई, टीटागढ़ और लखेरी। दोस्तों अगर कागज उद्योग की बात करें तो कागज उद्योग से संबंधित है टीटागढ़, और टीटागढ़ पड़ता है 24 परगना का नाम सुना है, पश्चिम बंगाल में 24 परगना, तो वहां से याद रखेगा पश्चिम बंगाल से स्थान ये संबंधित है टीटागढ़, ठीक है, और ये आपका कागज उद्योग से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लोहा और इस्पात की बात कर लें और खनिज तेल शोधनशाला की बात कर लें तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीमेंट उद्योग की बात करें, सीमेंट लखेरी में है, लखेरी में। और सीमेंट याद रखें दोस्तों, ये लखेरी जो है ये राजस्थान में पड़ता है, कहां पर, राजस्थान में, ठीक है, तो ये याद रखेगा। बाकी लोहा और इस्पात ये भिलाई में है, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। खनिज तेल शोधनशाला ये आपके हरियाणा में है और ये अंबाला में है, ठीक है, तो याद रखेगा अंबाला यहां हो जाएगा। तो मैंने मिलान कर दिया, क्या हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2, 1 मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 3, 4, 2, 1, ठीक है, 3, 4, 2, 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। पहला कथन लिख रहा, मंगोलायड प्रजाति का विस्तार तिब्बत और चीन आदि क्षेत्रों में है। कह चीन और तिब्बत में कैसे लोग रहते हैं, मंगोलायड प्रजाति के लोग रहते हैं। चलो एक पल के लिए मान लिया, सही है। दूसरा बोल रहा है कि मंगोलायड का सिर चौड़ा और नाक सपाट और सीधा होता है। हाँ, चीनियों का नाक थोड़ा चपटा होता है, ठीक है, थोड़े गोरे होते हैं, खोपड़ी उनकी थोड़ी बड़ी होती है, दिमाग ज्यादा लगाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से सही है। कह रहा मंगोलायड प्रजाति का रंग काला होता है। सर कुछ पचा नहीं, कभी चीनी व्यक्ति को काला देखे हो, कभी काले चीनी व्यक्ति को देखे हो, नहीं सर, यानी तीसरा वाला ऑप्शन गलत है यहां पर, केवल पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, याद रखिए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर वो गोरे होते हैं, गलत बोल रहे, गोरे नहीं होते गोरे नहीं होते हैं, वो पीले होते हैं। क्या होते हैं, याद रखें, चीनी व्यक्ति कैसे होते हैं, चीनी, नेपाली, तिब्बती, ये गोरे नहीं होते हैं, ये पीले होते हैं। इनका रंग अगर देखेंगे पीला होता है। गोरे तो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज गोरे होते हैं, ये पीले होते हैं, और हम लोग सांवले होते हैं, सांवले या काले। देखो मेरे को, देख लो कैसा लग रहा हूं, ठीक है, साक्षात आपके सामने हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, निम्न में से किस बंदरगाह को यूरोपोर्ट कहा जाता है, बताइए। इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को यूरोपोर्ट कहा जाता है, सोच समझकर उत्तर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यूरोपोर्ट किसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए 3-4 बंदरगाह दे रहा। लंदन वाला जो बंदरगाह दोस्तों, लंदन में कौन सी नदी है, तो टेम्स नदी, कौन सी है, टेम्स, ठीक है, याद रखेगा। एम्स्टर्डम जो बंदरगाह है दोस्तों, इसी को फिलहाल आपको बता दूं, क्या आप बता पाओगे, नहीं मैं ही बता देता हूं, ठीक है। यूरोपोर्ट आप इसलिए नहीं बता पाओगे क्योंकि आप रटे रटाए क्वेश्चन पे चलते हो, ठीक है, आप नए क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करते हो। और इस बार मैंने कसम खाया, मां कसम, 99% क्वेश्चन आपको रिपीटेड वाले नहीं दूंगा, ठीक है, नहीं दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा ताकि ज्यादातर प्रैक्टिस आपको नए प्रश्नों पर मैं करा पाऊं जो एकदम नए हो। तो एम्स्टर्डम दोस्तों ये नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है, नीदरलैंड में, याद रखेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। बाकी रॉटरडम भी ये नीदरलैंड में है, और हैम्बर्ग दोस्तों ये जर्मनी में है। कहां पर है, ये जर्मनी में। तो परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा दोस्तों एम्स्टर्डम ये नीदरलैंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बबूल, खैर, खेजड़ी निम्नलिखित में से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये सब वृक्ष हैं दोस्तों। बबूल का वृक्ष आपने देखा होगा जिसमें खूब सारे कांटे होते हैं। खैर और खेजड़ी भी ऐसे होते हैं। याद रखिए ऐसे वृक्ष हैं जो खास करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं। कहां पर, मरुस्थल में जाएंगे, ताड़ के, चीड़ के, ताड़ वो वाला ताड़, ठीक है, नारियल वाला नहीं, एक ताड़ होता है ना खजूर टाइप का, वो हो गया, बबूल हो गया, खैर हो गया, खेजड़ी हो गया, नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, ये सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां हैं। तो आप कह सकते हो चीड़ वन मत बोलिए, कटीले वन आप बोल सकते हो, सदाहरित बोल नहीं सकते, शुष्क पर्णपाती बोल नहीं सकते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बबूल, खैर, खेजड़ी ये किससे संबंधित है, याद रखिए उपोष्णकटिबंधीय कटीले वनों से संबंधित है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है इन भागों में वन के छोटे छोटे वृक्षों यानी कटीली झाड़ियों के रूप में देखा जाता है। इन वृक्षों की छाल मोटी और पत्तियों कांटे के साथ होती हैं, ठीक है। और सदाहरित की बात करता है तो हमेशा हरा भरा रहता है, जैसे महोगनी, एबोनी, रोजवुड, ये
तो जैसे पश्चिमी घाट हो गया, नीलगिरी की पहाड़ियां हो गई, वहां पर पाए जाने वाला है, ठीक है, या फिर अमेजन वर्षावन हो गया, वहां पर पाया जाता है। पर्णपाती जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो जो हम लोगों के यहाँ होते हैं, बरगद हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, शीशम हो गया, ये पत्ते अपना गिरा देते हैं। साल, सागवान हो गया, ये आपका हो जाएगा पर्णपाती वन, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? सबसे ऊंचे स्थान पर कैसा वृक्ष पाया जाता है? दोस्तों, जब कभी आप पहाड़ों पर जाओगे ना, तो वहां पर शंकुआधारी वृक्ष मिलता है। कैसा? शंकुआधारी, शंकु के आकार का वृक्ष। आप जाओ कभी, आप कभी चले जाओ कहां पर, शिमला, मसूरी, मनाली चले जाओ, तो वहां पर आपको ऐसे ऐसे वृक्ष मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे वृक्ष मिलते हैं, शंकुआधारी वृक्ष, ठीक है। और इसी का एक उदाहरण क्या है? देवदार का वृक्ष। देवदार का वृक्ष दोस्तों एक खास करके 1500 से लेकर के 2500 फीट की ऊंचाई तक जो है मिलता है। इसको याद रखेगा, देवदार के वृक्ष, ठीक है। देवदार मीटर में रहेगा, फीट में नहीं, मीटर में। 1 मीटर में 3 फीट होता है, क्योंकि फीट कर दोगे तो बड़ा कम हो जाएगा ना, गलती से निकल गया। तो 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर देवदार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसको याद रखेगा। शंकुआधारी वन फिलहाल आप याद रखेगा, जो ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक रही, माइनस में चली गई थी? मतलब वृद्धि नहीं हुआ और जीरो भी नहीं हुआ, माइनस में जनसंख्या रही, ठीक है, माइनस में कमी हो गई, ठीक है। तो 2001 में मैं बता दूं दोस्तों, ये वही राज्य था जिसने 2001 में सर्वाधिक वृद्धि दर रिकॉर्ड किया था। सबसे ज्यादा वृद्धि दर, सर्वाधिक वृद्धि दर 2001 में रिकॉर्ड किया था, वह राज्य था नागालैंड। कौन सा राज्य था? नागालैंड। राजधानी नागालैंड की कोहिमा है, याद रखेगा। और 2011 में इसने गजब का मेंटेन किया, माइनस में ला दिया भाई साहब, माइनस में, ठीक है। तो याद रखेगा, नागालैंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब तो 10 साल बाद 2021 में ये अगली जनगणना रिपोर्ट आने वाली है, फिर हम लोग वो वाला पढ़ेंगे। तो 10 साल ये रिपोर्ट चलती है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दे रहा कि नागालैंड में -0.58% था, केरल में 4.91, गोवा में लगभग 8.23, तमिलनाडु में 15.67, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? देखिए, जहां कहीं नहीं मिल जाए ना, पहले उस पर गोला लगा लिया करिए परीक्षा में, यही ध्यान दीजिए। जहां कहीं नहीं है, असत्य है, सत्य है, ऐसे चीजें पूछ दी जाए, तुरंत उसको गोले में बंद करिए, ताकि आपका ध्यान इस पर बनता रहे। पूछा है कौन सा संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है, जो निर्यात को बढ़ावा देगी उससे संबंधित नहीं है। कह रहा व्यापार विकास प्राधिकार, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो ये तो बढ़ावा तो देगा ही ना। खनिज तथा धातु व्यापार निगम, व्यापार की बात कर रहा है, ये भी देगा। सहकारी विपणन समितियां, ये गांव स्तर पे, छोटे स्तर पे काम करती हैं, इनका जो है निर्यात एक्सपोर्ट से क्या लेना देना, ये गलत है यहां पर। और चौथा दे रहा भारतीय राज्य व्यापार निगम, तो ये भी संबंधित है। यहां हो जाएगा कौन सा संबंधित नहीं है, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संबंधित नहीं है, ठीक है। सहकारी विपणन समिति, दोस्तों सहकारी विपणन समिति की बात कर लें, इस तरह की कृषि की बहुत ढेर सारी विपणन समितियां हैं, जैसे कि सार्वजनिक व्यापार नीति हो गया, कृषि व्यापार नीति हो गया, विपणन समितियां हो गया, सहकारी विपणन समितियां हो गया, सब निर्यात से संबंधित नहीं है। लेकिन विकास, व्यापार विकास प्राधिकरण, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, भारतीय राज्य व्यापार निगम, ये सभी निर्यात संवर्धन से संबंधित हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने यह शब्द कहा था? फिर से सुनिए, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ठीक है, आपको नाम बताना है। ऑस्टिन ने कहा, CR एटली ने कहा, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने कहा, या लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा? जल्दी से सोच समझ के उत्तर दीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए और आप बताइए कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। और मैं ये भी कर रहा हूं दोस्तों, जा करके टेस्ट दीजिए, टेस्ट नहीं देंगे नुकसान आपका है, आपका नुकसान है, इससे बेहतर चीजें आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। तो टेस्ट दीजिए दोस्तों। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑस्टिन, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम था ग्रैनविले ऑस्टिन, जी ऑस्टिन बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ऐसे कथन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी किताब थी, उसी में इन्होंने ऐसा कहा था। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है अगर कभी भी आपको संविधान में संशोधन करना है। अच्छा, संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 368 अनुच्छेद जो है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन की चर्चा भी की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 368 वो भी आपको पता होगा। और अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो याद रखिए, आप संसद के किसी भी सदन में इसकी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। राज्य विधानसभा की बात कहां कर रहा है, ठीक है। हाँ, संशोधन भाई, संसद संशोधन करेगी या राज्य विधानसभा संशोधन करेगी? संशोधन तो संसद करेगी ना, तो राज्य
विधानसभा की बात क्यों कर रहा है? तो गलत है। तो केवल लोकसभा केवल राज्यसभा नहीं होगा। याद रखें, संसद के किसी भी सदन में संशोधन की जो है कंडीशन लाई जा सकती है। ठीक है, करा कि अनुच्छेद 368 एक इससे संबंधित है। 368 2 में उल्लिखित है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है। पहले वाले में तो खाली प्रक्रिया बताया कि हां संशोधन की प्रक्रिया है, दूसरे वाले में कहा गया कि वो किसी भी सदन में हो सकती है। ठीक है, ये 368 2 में करा। इसके हेतु संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा और जितने लोग मतदान कर रहे हैं उसमें भाग लेने वाले सदस्यों का जो 2/3 बहुमत होगा, ठीक है, उसी के आधार पर यहां पर संशोधन किया जाता है। और संशोधन तब मान्य होता है जब राष्ट्रपति अपना उस पर हस्ताक्षर कर देता है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। इस वही सारी बातें दे रहा है दक्षिण अफ्रीका, इधर उधर। आगे देखिए, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों की पहचान करिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने अपना मंत्रिमंडल नहीं बनाया था। ठीक है, कहां पर उन्होंने चुनाव नहीं जीता था, सीधा सीधा आप ये बता दो। तो आपको पता होगा दोस्तों, कुल 6 जगह पे सरकार बनाया था और यहां पर 2 स्पेशल जगह हैं जहां पर सरकार नहीं बनाया था। तो याद रखिए, बंगाल और पंजाब, ये 2 ऐसे जगह थे जहां पर कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाया था। इसमें से पंजाब की बात करें तो वहां पर यूनियनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, वो सरकार बना रही थी, बंगाल में भी खतरे में था। ठीक है, तो ये पंजाब और बंगाल ये दोनों आपका हो जाएगा। और पूछा भी है कहां पर मंत्रिमंडल नहीं बना, तो याद रखिए 3-4 में मंत्रिमंडल नहीं बना, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आपको लग नहीं रहा है कि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या जिन प्रश्नों की प्रैक्टिस आपके सामने कराई जा रही है वो बेहतरीन प्रश्न है? दोस्तों जाकर के पूरी सीरीज देखिए। आज आपका 8वां पार्ट जा रहा है। जो लोग पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ के आए हैं ना, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। और ये सीरीज मैं लगातार जारी किए रहूंगा। और अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। अच्छा, वो कौन से जगह थे जहां पर उन्होंने अपना सरकार बना रखा था? तो बंबई हो गया, मद्रास हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया और संयुक्त प्रांत जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, यहां पर ये कुल 6 स्थान थे जहां पर उन्होंने अपना सरकार बनाया था। बाकी के पंजाब और बंगाल में सरकार नहीं बना था। ठीक है, चलिए, वैसे उत्तर प्रदेश नाम मत दीजिएगा, क्यों? क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश नाम था ही नहीं। संयुक्त प्रांत बोलिएगा वो ज्यादा सही है, उत्तर प्रदेश नाम मत दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से, अरे गजब लिखा है, ठीक है, निम्नलिखित होता है, निम्नलिखित नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखिए दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। हालांकि बहुत कम समय तक ये रहे, 1933 में इनका देहांत हो गया, ठीक है, अचानक से। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। 1925 में इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या चुना गया था? इनको जो है चुना गया था। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। 1933 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? सबसे पहले पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसने रखा? 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा। किसने रखा? मोहम्मद अली जिन्ना। आगा खां की बात करें, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, इन लोगों ने मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना किया था 1906 में। कहां पर? ढाका में। ठीक है, तो याद रखेगा मोहम्मद अली जिन्ना, ये आगे चल के जो है कायदे आजम इनको कहा गया, और पाकिस्तान को जो राज्य मतलब अलग राष्ट्र बनाने का जो विचार दिया था इन्होंने दिया था। लियाकत अली खान, ये वहां के प्रधानमंत्री चुने गए। ये अंतरिम जब सरकार बना था तो वित्त मंत्री भी बनाए गए थे। मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बहुत कुछ किया, लेकिन बाद में सबसे पहले पाकिस्तान विभाजन की बात भी इन्होंने किया। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनको पाकिस्तान का राष्ट्र कवि कहा जाता है। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था। सल्तनत काल, जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था ना, उसी को सल्तनत काल कहा जाता है। वहां पर कुल 5 वंश चले, गुलाम वंश चला, खिलजी वंश चला, तुगलक वंश चला, सैयद वंश चला और लोदी वंश चला। ये 5 वंश चले थे। लेकिन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था। जो शाही सचिवालय का प्रधान होता था, देखिए सभी होते थे, आरिज, मुमालिक, बरीद और दबीर और काजी। काजी वाला तो काजी का काम देखेगा। ठीक है, और यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाही सचिवालय। दोस्तों शाही सचिवालय का कार्यभार देखता था दबीर ए मुमालिक। ठीक है, दबीर ए मुमालिक ये शाही सचिवालय देखता था। और अरीज जो होता था, ये दीवाने अरीज कहा जाता था, ये एक तरह से सैन्य संगठन करता था। और बारीद वाला ये गुप्तचर विभाग से संबंधित था। आपकी परीक्षा में ये वाला प्रश्न आजकल बहुत कई बार पूछा गया है, बारीद ए मुबालिक। ठीक है, मुमालिक, बारीद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग से संबंधित है।
आरिज मुबालिक ये सैन्य विभाग से संबंधित है, और दबीर मुमालिक ये शाही सचिवालय का प्रधान होता था, दबीर, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, दबीर, अरीज और बरीद तीनों याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वो आपको बताना है। करा बरीद ये राजस्व संबंधित है, अभी अभी बताया हूं गलत है, ठीक है। लिख रहा हाजिब ये दरबारी शिष्टाचार था, वकील ए दर ये गुप्तचर था, ठीक है, वजीर सेना में था, वजीर। तो दोस्तों यहां पर याद रखेंगे कौन सा सही सुमेलित। देखिए अभी यहां बताया गया है कि जो बरीद था ये गुप्तचर था, और यहां पर दे रहा है कि बरीद राजस्व में, मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है। वजीर ये सेना का हेड नहीं होता था क्योंकि ये प्रधानमंत्री होता था, एक तरह से कह सकते हो, तो ये भी हो जाएगा। वकील ये दर ये गुप्तचर, और हाजिब ये दरबारी शिष्टाचार, तो इसमें से सही है हाबिज, जिसको दरबारी शिष्टाचार से संबंधित बताया गया, ठीक है। हाजिब दरबारी शिष्टाचार के लिए उत्तरदायी था, दीवान ही वजीर कहलाता था, और वजीर ही क्या होता था? सेनापति नहीं उसको बोलिए, सेनापति मत बोलिए, ठीक है, उसको आप प्रधानमंत्री बोलिए, ज्यादा सही है। करा यह वित्त एवं राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी होता था, वजीर, ठीक है। अकबर ने वकील के एक अधिकार को समाप्त करके उसके अधिकारों को दीवान, मीरबख्शी, इन सभी में विभाजित कर दिया। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा। तो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा जो बनाई गई दोस्तों, ये गुप्त काल में बनाई गई। वैसे तो प्रतिमा बनाने का काम, सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति जो बनाई गई वो मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। दो शैलियां उस समय चलती थी, एक गांधार शैली चलती थी मूर्तिकला के लिए, एक मथुरा शैली चली करती थी, ठीक है। और यहां पर जो इसकी बात कर रहा है वो है आपका गुप्त काल से संबंधित शैली, ठीक है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा बोध गया के मंदिर में गर्भगृह में बुद्ध की विशाल मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा में आसीन है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है? अच्छा, इसको याद भी रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। तो आप कैसे याद रखेंगे? याद ऐसे रखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है, यहां पर अशोक के जन्म की बात हो रही है ना, ठीक है, सॉरी गौतम बुद्ध के जन्म की बात हो रही है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और ये पूछ रहा है कि अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है। तो जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है तो रोने से याद रखिए रुम्मिनदेही, क्या याद रखिए? रुम्मिनदेही, ठीक है। रुम्मिनदेही अभिलेख जो दोस्तों ये अशोक का अभिलेख है जो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में बताता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। बाकी निगाली सागर ये भी जो है आपका नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है, रामपुरवा ये आपके बिहार में पड़ता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बसाड़ स्तंभ लेख में दोस्तों ये सिंह की आकृति जो देखने को मिलती है वो बसाड़ स्तंभ लेख से ही लिया गया है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। चलिए, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन को आपके बारे में सुना होगा, जिन्होंने शून्यवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, वो भी याद रखेगा, ठीक है। और यहां पर नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? तो माध्यमिक, ठीक है। माध्यमिक क्या होता है दोस्तों? यहां पर याद रखें गौतम बुद्ध के सिद्धांत थे, उसी सिद्धांत को आगे चल के इन्होंने बढ़ाया है या उसके बारे में और अच्छे से बताया है। करें माध्यमिक यानी शून्यवाद, माध्यमिक यानी शून्यवाद का प्रवर्तक कहा जाता है नागार्जुन को। इनकी रचना का नाम है माध्यमिक कारिका, इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, ठीक है। नागार्जुन ने प्रत्युत समुत्पाद को शून्यतावाद कहा है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पॉइंट पूछा जाता है। करें इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उस पर निर्भर है, ठीक है, हर चीज के पीछे कारण बताया। करें सैद्धांतिक और वैभाषिक हीनयान के दो प्रमुख संप्रदाय थे, जिसमें से वैभाषिक की उत्पत्ति कश्मीर से हुआ था, जिसमें वसुमित्र हो गए, धर्मत्रात हो गए, बुद्धदेव हो गए, ये इस मत के प्रमुख आचार्य थे। वहीं सैद्धांतिक जो है वो सुत्त पिटक पर आधारित था, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन पारा प्रदूषण करता है? पारा प्रदूषण, पारा किसमें पाया जाता है? आपके घर में अगर ट्यूबलाइट होगी तो आपने सुना होगा ट्यूबलाइट में पारा होता है, मरकरी, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सीएफएल लैंप में पारा होता है, ठीक है, और पारा जो होता है ये जल प्रदूषण भी करता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, पहला हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। बाकी ऑटोमोबाइल बैटरी उसमें पारा नहीं होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, H2SO4 वहां पर होता है, ठीक है, बहुलक नहीं होगा, डीजल इंजन नहीं होगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सीएफएल लैंप, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, प्राकृतिक कपूर, मैं रबड़ नहीं पूछ रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, प्राकृतिक कपूर, प्राकृतिक रबर वाला पढ़ा चुका हूं कि केरल में मिलता है, ठीक है, प्राकृतिक कपूर की बात कर रहा हूं। तो प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, लिख रहा है हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से प्राप्त होता है। वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात में जो झाग होता है उस झाग से कपूर बनाया जाता है, ठीक है। एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, वेनेजुएला देश से दक्षिण अमेरिका में वहां पर है। कर चीन और जापान के एक देशज वृक्ष है, वहां पर एक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, उससे कपूर मिलता है पेड़ से, ठीक है। अंडमान के
के निकट समुद्री ज्वारभाटा के अवसाद से कपूर पैदा होता है। तो सही क्या है? सही क्या है? कपूर की प्राप्ति याद रखें दोस्तों, ये चीन और जापान में एक देशज वृक्ष होता है, उससे कपूर प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। न जाने आपके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही थी, बट आप याद रखें, ठीक है। परिशोधक का उपयोग किया जाता है। परिशोधक का उपयोग किसमें किया जाता है? लिख रहा है दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में एसी डीसी डीसी एसी, यही पूछ रहा है। उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में नहीं यार, सीधे सीधे बोलो कि प्रत्यावर्ती धारा को किसमें? दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए। रेक्टिफायर इसको बोलते हैं। इंग्लिश आपको पता होगा, हिंदी शायद परिशोधक आपको ना पता हो। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एक शुद्ध करने वाला विद्युत उपकरण होता है जो एसी को डीसी में चेंज करता है, ठीक है। जिसको याद रखेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। आगे से 4 क्लास जो दी जाती है उसका टाइमिंग आप याद रखिए, क्योंकि अगर आप टाइमिंग नहीं याद रखोगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप बार बार कहोगे सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं पढ़ नहीं पाया। आप आइए पढ़िए, सीधे प्लेलिस्ट में आइए पढ़िए, या एप्लीकेशन ज्वाइन करिए, एप्लीकेशन खोलिए, इंस्टॉल कीजिए। आपके पढ़ने लायक ही चीजें वहां दी गई हैं। वहां पर प्रैक्टिस बैच में आइए और डेली वहां पर क्लास अपडेट होती है, और अपडेट करके पढ़िए आराम से, ठीक है। तो उसमें कुछ आपको रोज रोज अपडेट नहीं करना, सिर्फ एक बार आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये 4 टाइम नोट कर लीजिए। हमारा टाइम टेबल जारी हो गया है, अभी आपको इसी 4 टाइम पर लगातार क्लासेस दी जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बदले में आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। आप स्टडी 91 के अच्छे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और आपके सहयोग से चैनल आज तक चला है। हम लोगों ने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं कराया, हमें कभी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सही दिशा में काम करना जानते हैं, हम क्वालिटी कंटेंट पर काम करना जानते हैं। बाकी सब तो भगवान करते हैं, और आप जैसे लोग हों तो वो लोग करते हैं, ठीक है। तो चैनल को दोस्तों आगे बढ़ाइए, ये हमारा अकेले का नहीं है, ये आप सभी के योगदान से यहां तक पहुंच पाया है, और आगे की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। तो साथ साथ पढ़ते चलिए और चैनल को आगे ले जाइए, और ये सारे वीडियोज आप देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।